गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रॉकेट के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि जब रॉकेट को लॉन्च करना होता है तो उसमें जो कंबशन चैम्बर होता है वहाँ पर बहुत सारा फ्यूल या ईंधन को जलाया जाता है ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल के साथ। उससे जो गैसेस रिलीज होती हैं वो जेट के रूप में होती हैं, और जब गैसें तीव्र वेग से नीचे की तरफ अपोजिट साइड में निकलती हैं तो उससे रॉकेट को एक प्रतिक्रियात्मक बल ऊपर की तरफ मिलता है, जिससे रॉकेट बहुत तेज गति से ऊपर की तरफ मूव करता है। लेकिन जब अगर ये प्रोसेस अगर एक ही बार होगी, मतलब कि अगर रॉकेट एक चरनी होगा, एक ही स्टेप में अगर ये प्रोसेस हो रही है, तो उससे रॉकेट को इतना वेग नहीं मिल पाता है कि जिससे रॉकेट अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्रॉस करके, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके अर्थ से बाहर निकल सके, उस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल सके। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मल्टी स्टेज रॉकेट्स बनाए जाते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है ये बार बार कई स्टेप्स में रॉकेट के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है कि जो ईंधन है वो 3-4 जो पार्ट्स बनाए जाते हैं उसमें इस तरह से कि 3-4 बार ये फ्यूल कंबशन होगा, उससे गैसेस निकलेंगी और फिर रॉकेट को मोशन मिलेगी। इसी तरह से फिर उसका जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। फिर अगेन सेकंड स्टेप में जो सेकंड चैम्बर है उसमें कंबशन होगा, गैसेस निकलेंगी और उससे और ज़्यादा त्वरण रॉकेट को मिलेगा, और इस तरह रॉकेट का वेग कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता जाएगा। और इस तरह से रॉकेट का जो वेग इंक्रीज़ होगा वह अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, उसको क्रॉस कर सकता है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं सिंगल स्टेज रॉकेट द्वारा रॉकेट के संपूर्ण ईंधन के जलने पर एक लिमिटेड मान तक ही मैक्सिमम वेलोसिटी प्राप्त हो सकती है। किसी भी स्थिति में सिंगल स्टेज रॉकेट का उससे ज़्यादा वेग एक्वायर करना पॉसिबल नहीं है। तो यदि हम गुरुत्वीय और वायु के प्रतिरोध के कारण जो उत्पन्न बाह्य बल है उनको नगण्य भी मान लें, जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशन में देखा था, तो मैक्सिमम वेग, मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि रॉकेट प्राप्त कर सकता है उसका मान हम देते हैं VR log E m0/mr से। यहाँ हमने अर्थ की वजह से लगने वाला ग्रेविटेशनल फील्ड और जो एयर का रेजिस्टेंस है उन दोनों को हमने नेग्लिजिबल मान लिया है। तो इस केस में देखिए यहाँ पर mr ईंधन रहित रॉकेट का द्रव्यमान है। जब पूरा का पूरा ईंधन जल दहन हो चुका होता है उस केस में रॉकेट का द्रव्यमान है mr। इसे बढ़ाने के लिए ये जो रेशो है m0/mr की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही v अंतिम होगा, मतलब कि मैक्सिमम वेलोसिटी रॉकेट ग्रहण कर पाएगा। तो इसे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो VR को बढ़ाना होगा, सेकंड m0/mr को बढ़ाना होगा। लेकिन जो ईंधन हम लेते हैं उनके साथ मैक्सिमम वेलोसिटी जो मिलती है दैट इज़ 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड मिल सकती है। लेकिन अर्थ का जो पलायन वेग होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करने के लिए जो सिस्टम की वेलोसिटी होनी चाहिए वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इज़ वेरी स्मॉल। तो अगर क्योंकि हाँ देखिए अनुपात का व्यावहारिक मान अगर हम बहुत लिमिटेशंस लगाएं, बहुत अच्छी कंडीशंस इसमें अप्लाई करें, तो भी 4 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा का वेग हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए क्या करते हैं, मल्टी स्टेज रॉकेट का निर्माण किया जाता है। इसमें 2-3 स्टेप्स होते हैं या 4 स्टेप्स हो सकते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहला स्टेप में सबसे पहला कंबशन चैम्बर वर्क करेगा और वहाँ से गैसेस निकलेंगी, उससे रॉकेट को एक वेलोसिटी मिलेगी, त्वरित होगा रॉकेट। एंड सेकंड देन जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा उस समय सेकंड स्टेज वाली जो कंबशन चैम्बर होगा उसमें कंबशन होगा और गैसेस निकलेंगी, उससे रॉकेट को अनदर जो अब जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी फर्स्ट स्टेज की वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी, और इस तरह से रॉकेट को सेकंड वेलोसिटी, सेकंड एक्सेलरेशन प्राप्त होगा, रॉकेट और तेज गति से जाएगा। इस तरह से 3-4 स्टेप करते करते रॉकेट को विद इन सेकेंड्स, विद इन माइक्रो सेकेंड्स इतना ज़्यादा वेग मिल जाता है
कि रॉकेट इजीली अर्थ का जो कक्षीय वेग और पलायन वेग जो होता है, एस्केप वेलोसिटी, उन दोनों को ही क्रॉस कर जाता है और हमारे जो आवश्यक वेग होता है, चित आवश्यक वेग होता है, उसे प्राप्त कर लेता है। तो ये एक इसमें प्रैक्टिकल बात थी कि रॉकेट का कंसेप्ट तो हमने समझ लिया, लेकिन वास्तविकता में एक ही स्टेज में नहीं बनाकर रॉकेट को 3-4 स्टेज, मल्टी स्टेज रॉकेट्स का निर्माण किया जाता है। तो ये हमारा रॉकेट का जो कंसेप्ट था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, हम लेते हैं इसमें कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण। हमने रेखीय संवेग और रेखीय बल के बारे में पढ़ा है। तो देखिए, जब कोणीय गति होती है किसी भी निकाय की, किसी भी पिंड की, तो वहाँ पर हम रेखीय संवेग और रेखीय बल नहीं लेकर क्या काम में लेते हैं, कोणीय संवेग और कोणीय बल आघूर्ण। तो देखिए, इसमें कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, किसी भी जड़त्वीय फ्रेम में किसी कण के रेखीय संवेग का किसी नियत बिंदु के प्रति आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। तो जो रेखीय संवेग होता है उसी का आघूर्ण लेते हैं हम किसी कण के रेखीय संवेग का किसी नियत बिंदु के प्रति। तो यहाँ पर जो कंडीशंस हैं, दैट इज एक कांस्टेंट पॉइंट होना चाहिए जिसके सापेक्ष आप उसका रेखीय संवेग का आघूर्ण ले रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जो पॉइंट होगा उसके सापेक्ष घूर्णी गति हो रही है पिंड की, और उस पिंड का किसी इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम रेखीय संवेग जो होगा पी का आघूर्ण लेंगे उस बिंदु के सापेक्ष। तो आप फिगर से देख सकते हैं, यहाँ पर ओ पॉइंट जो है, ये इस ओ पॉइंट के सापेक्ष पिंड की घूर्णी गति हो रही है। जो पथ दिखा रखा है आपको, कर्व्ड जो पाथ है, इस कर्व्ड पाथ पर घूर्णी गति कर रहा है पिंड, और पिंड का द्रव्यमान m है। पिंड का रेखीय वेग स्पर्श रेखीय दिशा में v होगा। पिंड पर लगने वाला बल F है जो कि इसको घूर्णी गति करवा रहा है, और O से पिंड की दूरी किसी पर्टिकुलर टाइम पर या घूर्णी पथ की जो त्रिज्या है वो r है। तो घूर्णी पथ की जो त्रिज्या है, या फिर हम कहें कि O बिंदु से पिंड की दूरी वो r है, तो इसका जो कोणीय संवेग हम देंगे J होगा r क्रॉस p। कोणीय संवेग को हम L से भी रिप्रेजेंट करते हैं या J से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो आघूर्ण लेंगे वो लेंगे उस बिंदु से पिंड की डिस्टेंस या दूरी, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम उसके संवेग के साथ। तो r क्रॉस p इसका रेखीय कोणीय संवेग हम देते हैं। यहाँ पर p जो होता है वो mv होता है, तो m हमने बाहर ले लिया, r क्रॉस v हो गया। कोणीय संवेग एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा r तथा p के लंबवत होती है। क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस तल के लंबवत दिशा में होगा जिस तल में r और p स्थित होंगे। और इसकी दिशा हम दाहिने हाथ में पेंच के नियम से ज्ञात करते हैं कि जो डायरेक्शन होगी जे की, वो होगी, हम अगर हाथ को मुड़ी हुई उंगलियां अगर पिंड के पाथ की दिशा में रखते हैं, घूर्णी दिशा में रखते हैं, तो जो थंब की डायरेक्शन होती है वो हमें कोणीय संवेग की डायरेक्शन देती है। नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन 1 से प्रदर्शित कोणीय संवेग का परिमाण क्या होगा। अगर हम इसे ओपन कर देते हैं, तो हमने माना कि r और p के बीच में अगर किसी टाइम पर एंगल थीटा है r और v के बीच में, तो ये होगा आर पी साइन थीटा, दैट इज एम वी आर साइन थीटा। यहाँ थीटा आर तथा पी के बीच का कोण है। ओके, किसी वृत्ताकार पथ का गतिमान कण के लिए v जो होता है, वेलोसिटी अगर हम कोणीय वेग के रूप में लिखें वेलोसिटी को, सो v होता है ओमेगा क्रॉस r। ओमेगा और v में रिलेशन होता है। ओमेगा यहाँ पर कोणीय वेग है, v रेखीय वेग है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम j के इक्वेशन में। तो j इक्वल्स टू m r क्रॉस p, r क्रॉस v था तो v की जगह हम रख देंगे ओमेगा क्रॉस r। इसे हम a क्रॉस b क्रॉस c के फॉर्मूला से ओपन करते हैं। दिस इज b a डॉट c माइनस c a डॉट b। ओके, सो r डॉट ओमेगा, सिंस r डॉट ओमेगा का जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि ओमेगा और r एक दूसरे के लंबवत हैं। कोणीय वेग की जो दिशा है वो कोणीय संवेग की दिशा के पैरेलल है। सो यहाँ पर जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी दैट इज एम आर स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि r डॉट r एंगल 0 होगा इसलिए ये r स्क्वायर होगा। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा, और जो एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर को हमने यहाँ लिखा है आई, दैट इज जड़त्व आघूर्ण। आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण होता है घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण। तो घूर्णन अक्ष जो है वो वही अक्ष है जिसके सापेक्ष जे और ओमेगा की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर हम जे को लिख सकते हैं आई ओमेगा। तो आप इस इक्वेशन को देखिए,
ये एक तरीके से कोणीय गति के लिए रेखीय गति के सापेक्ष एक तरीके से उसकी सिमिलर इक्वेशन हम कह सकते हैं। जैसे P इक्वल्स टू एम वी होता है, रेखीय गति में रेखीय संवेग बराबर होता है मास इंटू रेखीय वेग। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कोणीय संवेग इक्वल्स टू जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। तो यहाँ जो आई है वो एक तरीके से मास के सिमिलर है, मतलब जब रेखीय गति में हम मास को यूज़ करते हैं, इसी तरह से कोणीय गति में हम जड़त्व आघूर्ण का यूज़ करते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण सिंस मास की वजह से ही प्रोड्यूस होता है, जड़त्व आघूर्ण मास की वजह से ही पिंड में प्रोड्यूस होता है, बिकॉज आई इक्वल्स टू भी क्या होता है mr², और ये डिपेंड करता है जड़त्वीय अक्ष के से पिंड की दूरी के। जड़त्वीय अक्ष से पिंड की दूरी कितनी है, तो ये दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है यहाँ पर, मास एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द रोटेशनल एक्सिस। तो यहाँ देखिए समीकरण ए को घटकों के रूप में अगर हम लिखते हैं, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर जो सदिश गुणा है इसके हम फैक्टर्स अगर निकालते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं, तो इसके लिए हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, आर के जो कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, दैट आर एक्स वाई जेड। पी के जो कंपोनेंट होंगे दैट आर पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। हम इसे ओपन कर लेंगे तो आई कैप के कॉरस्पॉन्डिंग जो फैक्टर आ रहा है वो कोणीय संवेग का एक्स डायरेक्शन में घटक को बता रहा है, तो दैट इज जे एक्स इक्वल्स टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। इसी तरह से जे वाई जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, एंड जे जेड इक्वल्स टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो ये जे एक्स, जे वाई, जे जेड कोणीय संवेग के एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह से देखिए इसका जो यूनिट होगी कोणीय संवेग की यूनिट, दैट इज ग्राम, CGS पद्धति में होगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसी के फॉर्मूले से हम ये यूनिट दे रहे हैं, जे इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, या हम कहें MRV। ओके, MRV से अगर हम निकालें तो ये आएगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन CGS, एंड इन MKS पद्धति में आएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एक और हम इसको दे सकते हैं MKS में बात करें तो जूल सेकेंड, मतलब जूल सेकेंड हो गया कि वर्क इनटू टाइम। तो जो डायमेंशन है वो वर्क और टाइम की आ रही है, वो यहाँ से निकलेगी कि R क्रॉस P हम देते हैं, और P को हम लिख सकते हैं F इंटू टी, और FR जो होता है फोर्स और डिस्टेंस, ये जो मिला के होती है वर्क की डायमेंशन होती है। सो वर्क की जो यूनिट हो गई दैट इज जूल, एंड जो टी बचा टाइम की हो गई सेकंड, तो यहाँ से जूल सेकंड हम इसे दे सकते हैं। तो CGS में ये हो जाएगी अर्ग सेकंड। ओके, CGS में जूल जो होती है वो अर्ग से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है बलाघूर्ण। कोणीय गति में जब हम बल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम नॉर्मल बल नहीं लेके, रेखीय बल की बात नहीं करके बल आघूर्ण की बात करते हैं। जब भी कोणीय गति की कोई भी बात करेंगे, किसी भी सिस्टम की बात करेंगे जो कोणीय गति कर रहा है, वहाँ पर हम आघूर्ण लेते हैं, चाहे वो आघूर्ण लेते हैं। एक तरीके से कोणीय संवेग भी क्या है, रेखीय संवेग का आघूर्ण है, रेखीय संवेग का आघूर्ण है। इसीलिए हमने उसकी जो जो घूर्णन अक्ष है उससे डिस्टेंस की बात करी है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, किसी बल का किसी नियत स्थिर बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण या मोमेंट बल आघूर्ण कहलाता है। घूर्णन गति में बल आघूर्ण का वही महत्व होता है जो कि रेखीय गति में बल का होता है। बल आघूर्ण का मान कण पर लगने वाले बल F तथा नियत बिंदु के से कण की स्थिति सदिश R के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए हम इसे टो से डिनोट करते हैं, टो इज द टॉर्क, हम इसे टॉर्क कहते हैं। टॉर्क इक्वल्स टू होता है R क्रॉस F। तो ये R क्या है, किस निकाय की जो घूर्णन अक्ष है उसके बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी हो गई, और F जो है रेखीय बल है पिंड का, तो इसकी दिशा भी क्या होगी, R और F के तल के लंबवत होगी, और दाहिने हाथ के पेंच के नियम से ही दिशा हम निकालेंगे। टो की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश ही होती है, तो वहाँ भी जो J था वो भी घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, और टो की दिशा भी घूर्णन अक्ष के अनुदिश ही होती है। तो देखिए टो का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो दैट इज RF साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड F एट सम इंस्टेंट। समीकरण 9 में यदि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर हम लेते हैं, थीटा 90 डिग्री का मतलब हो गया कि जो लगने वाला फोर्स है वो हम घूर्णन दिशा के जो R है, मतलब पिंड से निकाय की पिंड की घूर्णन अक्ष
से जो डिस्टेंस है r, जो दिशा है r, उससे हम 90 डिग्री पर उसके लंबवत दिशा में अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ पर लगने वाला बल क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो टो आर एफ होगा, दैट इज मैक्सिमम। इसी तरह से अगर थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, अगर वो आर और एफ एक ही डायरेक्शन में होंगे तो टो क्या होगा, 0 होगा, मिनिमम होगा। बल आघूर्ण का मात्रक डाइन पर सेंटीमीटर इन सीजीएस एंड इन एमकेएस न्यूटन मीटर होता है। तो ये हमने बल आघूर्ण और कोणीय संवेग की आज बात करी। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों के बीच में रिलेशंस देखेंगे एंड फर्दर स्टडीज करेंगे। थैंक यू।